नमस्कार, द लीडर हिंदी के लिए वसीम अख्तर। हमारे साथ स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं। जाने माने फिजिशियन बरेली के डॉक्टर राजीव गोयल हैं। अब अपनी सेवाएं बड़े अस्पतालों में देने के बाद, चाहे वो टाटा हो या अपोलो हो, उसके बाद अब बरेली में ही रामपुर गार्डन में एक हॉस्पिटल चला रहे हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा सा ये जानकारी और दे दूँ कि डॉक्टर साहब उस भाग दौड़ का हिस्सा नहीं है जिस तरह से चिकित्सा क्षेत्र हमारा आगे बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब एक सही चीज़ लोगों को देने की कोशिश में लगे हैं। उनका पहला मकसद यही रहता है कि जो उनका मरीज़ है वो ठीक हो, बाकी बातें बाद में होंगी। डॉक्टर साहब, जिस तरह से कोरोना आया और उसके बाद तमाम चीज़ें बदली हैं, ख़ास तौर से सेहत को लेकर कई मेरे मित्र भी हैं जिनका ये कहना था कि वो पॉजिटिव हुए और उसके बाद कभी ना उन्हें हार्ट था और उनको हार्ट हुआ, फिर बाद में उनकी शुगर लेवल भी बढ़ गया है। इस तरह की और बहुत सी चीज़ें भी सामने आ रही हैं। देखिए, ऐसा है ना, कोरोना के बाद में 3-4 तरीके की चीज़ें जो है वो सामने आई हैं। एक तो सांस की सबसे पहली समस्या जो है वो है, और वो सांस सबसे ज़्यादा एक्सर्शनल है। तो अब जब जो है वो कोरोना का ग्राफ नीचे आ गया है तो लोगों को महसूस होता है, क्योंकि अब घर से निकल रहे हैं, चल रहे हैं, कहीं बैंक में सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं या कुछ है, तो उनकी सांस फूलती है। ये एक आम समस्या बन गई है। लेकिन इसका जो है वो मैं साथ के साथ निवारण बताते जाता हूँ कि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है वो होती हैं। आप अपने आप इंटरनेट पे डालेंगे तो भी आ जाएंगी, और वरना एक स्पायरोमीटर करके एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उसमें 3 गेंदें होती हैं, उसको फूंकना होता है बस। तो वो जो है वो मुझे लगता है कि जिसको भी कोरोना से, चाहे फर्स्ट उसमें, चाहे सेकंड उसमें, चाहे थर्ड उसमें, किसी को भी हुआ हो, उसको वो स्पायरोमीट्री डेली करते रहना चाहिए। जैसे हम लोग सुबह व्यायाम या उसके लिए कहते हैं, उसी तरीके से एक 2 मिनट की, 5 मिनट की ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है सांस की, ये अपनी करते रहनी चाहिए। ये वाली एक्सरसाइज जो आप बता रहे हैं कि सुबह उठने के फ़ौरन बाद या जैसे वार्म अप हो जाए? हाँ, नहीं, सुबह उठने के बाद अपना जैसे ब्रश व्रश करके अपना फ्रेश हो करके जी। उसके बाद फ़ौरन करनी चाहिए खाली पेट में। खाली पेट में करने से ब्रीदिंग पूरी कर पाएंगे और जो है वो उसके फ़ायदे भी ज़्यादा मिलेंगे। दूसरा जो है वो, हम जैसे शुगर पे बात कर रहे थे, क्योंकि स्टेरॉइड का यूज़ जो है वो बढ़ा है। इंडिया, हम जानते हैं कि हमारा डायबिटिक कैपिटल बनने की ओर पूरा अग्रसर है। 2025 तक वर्ल्ड में जितने डायबिटिक पेशेंट होंगे उसके आधे से ज़्यादा इंडिया में होंगे। तो जिस तरीके से, जितनी फास्ट तरीके से डायबिटीज़ पैर यहाँ इंडिया में जमा रही थी, उसको कोरोना आने से और बल मिल गया, क्योंकि ऐसे लोग जो कि थोड़ा हिडन टाइप के डायबिटिक थे, कि कभी बदपरहेजी कर दी तो शुगर थोड़ी बढ़ी वरना ठीक चलती रहती थी, उनको भी चूँकि स्टेरॉइड देना पड़ा उसमें कोरोना में, उसकी वजह से उनकी शुगर सामने आ गई और उनके शुगर लेवल्स जो है वो काफ़ी ख़राब हुए। दूसरे वो लोग जो कि बहुत ख़राब स्थिति से निकले, कहीं हॉस्पिटलाइज हुए, हाई डोज स्टेरॉइड लगी, शुगर के पेशेंट पहले ही थे और वो इंसुलिन पे शिफ्ट हो गए, तो वो उन लोगों को भी आज भी इंसुलिन जो है वो लेना पड़ रहा है। उसका भी एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, और ब्लड शुगर कंट्रोल जो है वो ख़राब हो रहा है, उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है कि उसके लिए तो खाली हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, हमें वापस जो है वो एक्सरसाइज की तरफ जाना पड़ेगा, व्यायाम करना पड़ेगा, तभी हमारा जो वो पैनक्रियाज इंसुलिन कम बनाने लग गया, उसको जो है वो, उसके बीटा सेल को जो है वो बहुत सपोर्ट मिलेगी और वो बीटा सेल फिर से रीजनरेट होंगे और धीरे धीरे करके शुगर लेवल जो है वो नीचे आ जाएगा। बहुत सारी नई नई दवाइयाँ आ गई हैं जिनकी वजह से शायद हर साल मुझे लगता है कि कम से कम 100 लोगों की तो इंसुलिन जो है वो बंद करा पाते हैं। हालांकि इंसुलिन के अपने एडवांटेज भी हैं, लेकिन चूंकि वो लगाने की और उसकी कंप्लायंस जो है वो बहुत ख़राब है, कभी आदमी पार्टी में चला गया भूल जाता है नहीं लगाया, तो उसकी वजह से अगर पेशेंट गोलियों पे कंट्रोल रह पाता है तो उसको बहुत अच्छा है। तो अभी लेटेस्ट बहुत अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं जिनसे हम किसी भी लेवल की जो है वो शुगर हो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, और शायद मुश्किल से 1% या 2% लोगों में ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा जो है वो, जो कोरोना के बाद इम्पैक्ट आया वो ये है। तीसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो कोरोना के बाद आया वो है साइकोलॉजिकल। मरीज आज जो है वो, बहुत मरीज जो है वो डिप्रेशन में है और बहुत मरीज जो है वो एंग्जाइटी में है। कुछ ने अपनों को खोने की एंग्जाइटी है, कुछ को उस 10 दिन या 15 दिन आइसोलेशन में रहने का डिप्रेशन है। ये जो है वो और बहुत सारी बीमारियों का कारण बन रहे हैं, जैसे स्ट्रोक है, हार्ट अटैक है, और जो भी मतलब तमाम तरीके की दिक्कतें सोच सकते हैं। इवन डायबिटीज़ में भी जो है वो, अगर किसी को स्ट्रेस होगा तो डायबिटीज़ अपने आप जो है वो बढ़ने लग जाएगी। तो इसको जो है वो पहचानना, ऐसे मरीज जब आते हैं तो उनको ये पहचानना कि ये इनकी जो बीमारी है, जैसे मान लीजिए हार्ट अटैक आया, नस बंद है, वो तो जो है वो एक कोरोना का भी इम्पैक्ट है, क्योंकि कोरोना में भी
क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ती थी। पहले से भी हो सकता है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो और बाद में जो है वो और ये संभावना बढ़ गई हो। लेकिन उसके साथ साथ उसके स्ट्रेस को भी ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो जो है वो एक हेल्दी हार्ट लेकर के, एक ब्लड शुगर लेवल सही लेकर के जो है वो चल सकता है। तो ये पहचानना कि कौन से मरीज में ये साथ में प्रॉब्लम है और उसके परिवार में क्या हुआ था, उससे बैठ के उन सब चीज़ों की जानकारी लेना, उसको समय देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरे ख्याल से हम सभी फिजिशियन कोशिश करते हैं कि मरीज को पूरा समय दें, वो अपनी पूरी बात मन से जो है वो कह सके, और उस बात को समझते हुए हम लोग उसको अगर ट्रीटमेंट देंगे तो कहीं काफ़ी हद तक ये और बीमारियां भी हम लोग बचा सकते हैं। एक तरह से डॉक्टरों की जिम्मेदारी भी इस कोरोना के आने के बाद बढ़ गई है कि वो अपने इलाज का जो तरीका पहले था उसको बदलें और जिस तरह से आप बता रहे हैं उस तरह से करें। डॉक्टर साहब, जैसे ये तो बात हो गई हार्ट अटैक या शुगर की, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उन्हें पेट से संबंधित समस्याएं भी होने लगी इससे। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी मान लीजिए कोरोना वायरस आया, हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं नाक में या मुंह में, गले में कर रहे हैं, उसके बाद ही दोनों ट्रैक जाते हैं, सांस का भी पेट का भी। तो वो वायरस जो है वो हम जो भी खा रहे हैं उसके साथ साथ जब वो वायरस यहाँ गले में है तो वो पेट में भी जाएगा, और वो पेट का भी थोड़ा सा जो है वो वायरल डायरिया या वायरल एब्डोमिनल अपसेट जो है वो करता है। दूसरा क्या है कि जब हम घरों में जो है वो बंद हो गए तो जो आइसोलेशन जो है वो जो होता था, या मान लीजिए कि हमने कोरोना के ही डर से अपने आप को बंद कर लिया, हमें कोरोना नहीं हुआ तब भी हम बचाव के जरिए हमने कर लिया, तो हमारी एक्सरसाइज का रूटीन ख़त्म हो गया। और एक्सरसाइज से जो हमारे आंतों का मूवमेंट होता है वो हमारे मिजेंट्रिक और माइंट्रिक प्लेक्सस होते हैं, नसों का जाल है जो हमारी आंतों को रेगुलेट करता है, और आंतें तभी जो है वो एक आंत का सेगमेंट दबता है तो दूसरा फूलता है, तो इस तरीके से खाना आगे बढ़ता रहता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो जैसे कहते हैं कि सुबह को खुली हवा में जो है वो टहलो, तो वो टहलने से काफ़ी कुछ सिस्टम पेट का भी जो है वो सही रहता है। और ये कोरोना आने के बाद में जब से लोग घरों में जो है वो अटक गए तो उससे ये भी जो है वो डिस्टर्ब हुआ। तीसरा ये कि खान पान जो है, भाई जब घर में बैठे हुए हैं, कुछ अपना साथ में जो है वो सब लोग बैठे हैं, बोले चलो पकौड़े बना लो, चलो ये बना लो, तो कुछ कुछ जो है वो मतलब इनकी वजह से ये पेट का सिस्टम डिस्टर्ब है। लेकिन ये सब टेम्प्रेरी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करके ये पेट की समस्याओं को तो बहुत आसानी से ख़त्म किया जा सकता है। एक डॉक्टर साहब वो थे जिन्हें कोरोना हुआ और पॉजिटिव हुए, उसके बाद उनके सामने ये प्रॉब्लम आ रही है, बहुत से लोग इसमें इतने तमाम हालात ख़राब होने के बाद भी बचे रह गए, तो उनके लिए क्या एहतियात हो सकती है कि वो अपने आप को देखिए, कैसे जो बचे रह गए उनको ये ध्यान रखना है कि ये सब कुछ जो है वो ऊपर वाले पे है, जिसने जिसको जितनी ज़िंदगी दी है वो उतनी ज़िंदगी जो है वो जिएगा। अगर उसको बचाया है तो कुछ ना कुछ अच्छा सोचा है, तो एक पॉजिटिव दिमाग में जो है वो रखें कि अगर मुझे बचाया है तो कुछ अच्छे के लिए बचाया है। आज मान लीजिए कुछ सांस की दिक्कत ज़्यादा हो रही है, सपोज़ फेफड़े में जो है वो फाइब्रोसिस हो गई है, फेफड़े टाइट हो गए, उस सब चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और समय के साथ साथ वो फाइब्रोसिस अपने आप कम होगी। जिसका किसी पेशेंट का सेचुरेशन कोरोना के बाद भी बच गया और उसका सेचुरेशन 85% से ऊपर नहीं होता था, उसका आज जो है 6 महीने साल भर के अंदर उसका सेचुरेशन अपने आप 95 के आसपास चल रहा है। तो इसका मतलब ये कि जो एक नेचर है, प्रकृति जो है, उसने जो एक हीलिंग पावर अपनी है वो सबके लिए बना रखी है, और वो हीलिंग होनी है, बस अपने आप को पॉजिटिव रखना है। उसके साथ साथ अपनी ईटिंग हैबिट्स, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, अपना जो है वो हल्का व्यायाम, ये सब कुछ जो है वो वापस से चालू कर दें, तो इससे जो है वो काफ़ी हद तक जो लोग बच गए हैं वो अपनी वापस नॉर्मल ज़िंदगी में जो है वो आ सकते हैं। इस वक्त एक तरह से मौसम चेंज हो रहा है, और ज़बरदस्त चेंज है। अगर 2 दिन की बात करें हम, तो 2 दिन में जो गर्मी महसूस होने हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में जब मौसम तब्दील हो रहा हो तो क्या एहतियात होनी चाहिए सेहत के देखिए, तौर पर? 2-3 तरीके की बीमारियां जो हैं वो इस समय में बढ़ती हैं। एक तो क्या है कि मौसम में सुबह और रात में हल्का ठंडापन है, दिन में गर्मी है अच्छी, तो दिन में तो आदमी पंखा चला लेता है, रात में पंखा नहीं चलाता है। पंखा नहीं चलेगा और थोड़ी गर्मी आ जाएगी तो मच्छर बढ़ जाते हैं। तो जो भी मच्छर से रिलेटेड बीमारियां हैं, चाहे मलेरिया है चाहे डेंगू है, ये इस तरह की बीमारियां जो हैं, डेंगू उतना नहीं क्योंकि अभी इस समय कूलर नहीं चले हैं, लेकिन मलेरिया जो है वो बढ़ने की संभावना बढ़ती है। दूसरा, जब गर्मी बढ़ती है तो जो पेट से रिलेटेड बीमारियां जैसे टाइफॉइड है, जॉन्डिस है,
ये चूँकि जो है वो खाने पीने के संक्रमण से जो है वो फैलता है, और ये संक्रमण गर्मी में ही बढ़ते हैं, तो ये बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो हमें बेसिकली ध्यान यही रखना है कि दिन में जो है जो भी कपड़े हम पहने हैं उससे 5 बजे के बाद एक कपड़ा एक्स्ट्रा कर देना है, क्योंकि शाम को थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, तो हम जो एक सिंपल जो सर्दी खांसी बुखार है उससे बचे रह सकते हैं। दूसरा ये कि जिस समय भी रात में जब हम सोएंगे तो चाहे हम ओढ़ें ठीक से, लेकिन पंखा चला के सोना है, और मच्छर के लिए जो भी प्रिकॉशन ले सकते हैं, चाहे मच्छरदानी, चाहे मॉस्किटो रिपेलेंट, चाहे जो भी, वो करके उनसे जो है वो अवॉइड करेंगे। अपने खाने पीने को संयमित रखेंगे, बाहर ठेलों से चाट पकौड़ी, कचौड़ी पकौड़ी, ये सब खाना से बचना है, और पानी का जो है वो इस्तेमाल स्वच्छ तरीके से करना है। चाहे हमारा बोरिंग का या कोई भी पानी हो, उसको घर में उबाल लें 20 मिनट, और उबाल के ठंडा कर लें, उस पानी को जो है वो पिएं, तो पेट की बीमारियों से बचे रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद भी जैसे देख रहे हैं कि लगातार बीमारियां बढ़ रही हैं, बीमार लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो एक आदर्श रूटीन हमारा होना चाहिए, जो सुबह से उठने के बाद फिर जो हमारा खान पान और फिर रात सोने तक, वो क्या हो सकता है? देखिए, सुबह को जो है वो, अगर हम सुबह से बात करें तो 5 से 6 बजे एक आइडियल टाइम है, जिस समय उठ के सबसे पहले जो है वो नित्य क्रिया से जो है वो फ्रेश होकर के, और हम लोगों को कुछ ना कुछ एक एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे 40 मिनट की वॉक हो, चाहे 40 मिनट का योगा हो, चाहे कोई और एक्सरसाइज, चाहे कोई गेम खेलता हो तो गेम खेले। 40 मिनट से 1 घंटे तक कम से कम वो करना है। उसके बाद एक जनरल फिटनेस की कुछ जो है वो जॉइंट मूवमेंट के लिए जो वो एक्सरसाइजेज, जो इस तरीके से वो सब शाखा में भी सिखाते थे, और वैसे भी स्कूलों में जो है पीटी कराते हैं, उस तरीके की जो है वो जोड़ों के लिए करके फिर आप जो है वो अपना डेली रूटीन अपना शुरू कर सकते हैं। खाने पीने का नाश्ता जो है वो हमारा सबसे अच्छा होना चाहिए, लंच हमारा उससे थोड़ा एवरेज होना चाहिए, और रात का खाना हम लोग कहते हैं गरीबों की तरह खाना चाहिए। तो टोटल डाइट का 50% जो है 40% नाश्ता, 30-35% लंच और 25% डिनर, ये हमारा जो है डिवीज़न होना चाहिए। जंक फूड खाने से बचना चाहिए, जो भी ये बाज़ार में बर्गर और मोमोज़ और ये सब मिलते हैं, इनको सबसे बचना चाहिए। घर का अपना जो है वो सुबह को अपनी, अगर घर से निकलना है तो रोटी दाल सब्जी चावल, ये अपना प्रॉपर मील लेकर के अगर निकलते हैं, तो उसके बाद दोपहर में जो है वो हल्का खाना खा सकते हैं, सलाद खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, और उसके साथ में रोटी खा सकते हैं। रात को बिल्कुल हल्का, जैसे सूप ले लिया, या खाने पीने में कुछ स्प्राउट्स ले लिए, या कुछ इस तरीके का जो है हल्का लेकर के अगर सोएं। रात को डिनर से पहले एक छोटी सी वॉक लेनी चाहिए, और डिनर करने के बाद और सोने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए, नहीं तो पेट की समस्याएं जो है वो बहुत रहेंगी। डॉक्टर साहब, छोटी वॉक कितनी होनी चाहिए? देखिए, डिनर के पहले अगर आप वॉक कर रहे हैं तो 15 मिनट की वॉक होनी चाहिए जी, और डिनर के बाद अगर कर रहे हैं तो 5 मिनट की वॉक। जैसे पहले करने से क्या फ़ायदा है? पहले करने में पेट खाली है तो हमारा जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो नॉर्मल है जी। जैसे ही हम खाना खाते हैं तो हमारा हार्ट से सर्कुलेशन पेट की तरफ जाता है, तो हमारे हार्ट में ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन कम है, तो हमारे हार्ट पे लोड पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं जो 50+ हैं उनको थोड़ा सा खाने के बाद वॉक करना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको फिर हार्ट पे डिमांड बढ़ेगी और वो हार्ट हो सकता है उतना सप्लाई ना कर पाए, दिक्कत हो। अगर नहीं टहलते हैं तो क्या वो पाचन क्रिया उस तरह से काम करेगी अपना? बैठे हुए रहें, अगर मान लीजिए लेटे ना, अगर खाना खाने के बाद रात में नहीं लेटें, खाली बैठे हुए भी अगर रहते हैं, जैसे पहले रूटीन चलता था कि अपना टीवी देख रहे हैं बैठ करके, तो भी आपको जो है वो पाचन क्रिया उसी तरीके से रहेगी। और अगर मान लीजिए किसी को पेट संबंधित समस्या है तो खाना खाने के 40 मिनट के बाद वो फिर आराम से 15 मिनट 20 मिनट की वॉक कर सकता है जी। आपने डॉक्टर राजीव गोयल को सुना, बस अब हम लास्ट में इतना ही कहेंगे कि उसे ध्यान से सुनिए, उस पर अमल कीजिए और अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। धन्यवाद।